बिजली हम देगा। पैसे कौन देगा? जिसने तुमको 1971 में आजादी दिलाई, पाकिस्तान के चुंगल से छुड़वाया, आज उन्हीं लोगों की बातों में आकर हम पर ही चढ़े जा रहे हो मियां। और मैप कभी झूठ नहीं बोलता। दिस इज इंडियाज वार्निंग। बांग्लादेश के पर निकल आए हैं, वो हमें ही उल्टा आंखें दिखाने लगा है। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी, आप देख रहे हैं द खास टॉक्स। अगर कल बांग्लादेश गिर जाता है तो आखिर भारत क्या करेगा? क्या भारत का वास्ता अपने 7 सिस्टर्स से छूट जाएगा? क्या भारत अपने असम, मेघालय जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स को यूं ही छोड़ देगा? आज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन या पाकिस्तान नहीं, बल्कि उसका एक पड़ोसी मुल्क है जो इस वक्त जल रहा है। मतलब साफ है कि आज का सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश में हिंसा क्यों बढ़ रही है, बल्कि सवाल ये है कि उसका असर भारत पर कितना गहरा पड़ेगा। क्योंकि ज्योग्राफी भावनाओं से नहीं चलता, बस हकीकत को आपके सामने लाकर रख देता है, फिर देखना ना देखना आपके ऊपर है। अब इस मैप को ही जरा ध्यान से देखिए। मैप की रेखाएं साफ साफ बता रही हैं कि भारत की हकीकत एक बेहद कमजोर और किसी भी समय रंग बदलने वाले देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। और मैप कभी झूठ नहीं बोलता। दिस इज इंडियाज वार्निंग। दोस्तों, बात साफ है कि बांग्लादेश जला तो आंच भारत तक आएगी। अगर कल को बांग्लादेश में अस्थिरता आती है तो उसका सबसे पहले और सबसे गहरा असर भारत और भारत के 7 सिस्टर्स पर ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा भूगोल भी समझना होगा। अब इस पतली सी पट्टी को ही देख लीजिए। ये 60 किलोमीटर लंबी है और 22 किलोमीटर चौड़ी है। कुछ हिस्सों में ये इतनी पतली हो जाती है कि महज 17 किलोमीटर की ही रह जाती है। लेकिन इस पर टिकी है 45 मिलियन लोगों की किस्मत। अब आप सोच रहे होंगे दिक्कत क्या है? रास्ता है, पतला, छोटा, मोटा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, दिक्कत ये है कि ये कॉरिडोर घिरा हुआ है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये घिरा हुआ है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। और ये वो एकमात्र जमीनी रास्ता है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को, यानी कि सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों से भारत को जोड़ता है जमीनी तौर पर। और ये वो एकमात्र रास्ता है जिससे सेना, तेल, इंटरनेट, खाना सब कुछ इसी रास्ते से आता जाता है। भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो करीबन 4096 किलोमीटर लंबा है। यानी कि भारत का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर भारत और बांग्लादेश का ही है। मतलब साफ है दोस्तों कि ये संकट सिर्फ बांग्लादेश तक नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक चेतावनी है। चेतावनी कई मायनों में है। पहली तो ये कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ गए हैं। वहां के लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर कब्जा जमाने की बात करने लगे हैं। और ये कोई हवा में उड़ती हुई बात नहीं, बल्कि वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस भी एंटी इंडिया बयानबाजी करते दिखे हैं। दूसरी तरफ उनका रुझान, उनकी दोस्ती चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से बढ़ती जा रही है, जो दोस्ती भारत के लिए एक सिरदर्द है। एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है वो है तिस्ता रिवर प्रोजेक्ट। तो चलिए इन तमाम कॉन्फ्लिक्टों को समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, एक एक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो दो देश जो 2024 तक अच्छे खासे दोस्त थे, भारत और बांग्लादेश। जब भी बांग्लादेश को जरूरत पड़ी है, भारत ने सपोर्ट किया है, जैसा बड़ा भाई करता है। लेकिन आज बांग्लादेश के पर निकल आए हैं, वो हमें ही उल्टा आंखें दिखाने लगा है। जैसे नॉर्मल परिवारों में होता है ना, छोटे भाई को जब तक जरूरत होती है बड़ा भाई साथ देता है, लेकिन फिर तू कौन मैं कौन करने लगता है छोटा भाई। वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश के ग्रेटर बांग्लादेश के सपने को तोड़ना बेहद जरूरी है। तो उन्हें एक रियलिटी चेक तो मेरी तरफ से मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं बांग्लादेश से ये कहना चाहूंगी कि भाई, भारत का बिजली का जो बिल बकाया है तुम वही पेमेंट कर लो, उसके बाद बाकी बातें करो। जो बड़ी बड़ी फेंकनी है उसके बाद फेंक ले। इसके साथ ही जो कर्ज हमारा है तुम पर, जो हमने अपना पैसा तुमको दिया है ताकि तुम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सको, वो लौटा दो। मतलब $1 अरब है तुम्हारे पास भारत का, 8300 करोड़ रुपीस। क्या वो लौटा दोगे?
जब ये दोनों चीजें लौटा देना तब बातें करना। बहुत से मासूम बांग्लादेशी लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट, इतना पैसा कैसे। तो चलिए थोड़ा मैथ्स को इजी बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में बिजली भारत से सप्लाई होती है, जो भारत की कई कंपनी जैसे कि अडानी पावर्स, पीटीसी इंडिया, शेल एनर्जी जैसी कंपनियां देती हैं। जब बांग्लादेश को बिजली की जरूरत थी तो भारत ने कहा तुमको बिजली हम देगा। अब सवाल ये है कि जैसी स्थिति आज है उसको देखकर ये सोचना लाजमी है कि अब पैसे कौन देगा। लेकिन दोस्तों, ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे लोग बिजली का बिल चुका ना पाए, मेरे को लगता है ये जो दूसरा वाला कर्ज है वो जरूर दे देंगे जो हमने उनके विकास कार्यों के लिए दिया है। इसे भी समझ लीजिए, ये 3 LOC है, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट है, जो कि एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है बांग्लादेश को। पहला 2010 में $1 अरब का, दूसरा 2016 में $2 अरब का और तीसरा 2017 में $4.5 अरब का, ताकि बांग्लादेश इन पैसों का इस्तेमाल अपने रेल, अपनी सड़क, अपने बंदरगाह को बनाने के लिए कर सके। लेकिन ट्विस्ट की बात तो यह है कि ये पूरा पैसा बांग्लादेश को गया ही नहीं। अब भारत ने वादा किया था $7.3 बिलियन से $7.4 बिलियन का, लेकिन बांग्लादेश को मिला सिर्फ $1.8 बिलियन। अब आधे लोग तो इसी में खुश हो गए होंगे कि चलो भाई पैसा तो बचा, लेकिन आधे लोग सोच रहे होंगे कि जब वादा किया तो पूरा क्यों नहीं किया। दरअसल दोस्तों, ये जो लोन होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि भाई अमाउंट सेक्शन हो गई पैसा दे दिया, नहीं। यहाँ पर जो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया है वो कभी भी पूरी अमाउंट एक साथ नहीं देता है, बल्कि पैसे को अलग अलग माइलस्टोन में सेट किया जाता है। जब एक माइलस्टोन अचीव हो जाए तो फिर आगे की जो अमाउंट होती है उसे रिलीज किया जाता है। ऐसी अलग अलग माइलस्टोन्स पर अलग अलग अमाउंट को सेट किया जाता है। जब काम नहीं आगे बढ़ा तो फिर पैसा रोकने की बात पे विचार किया गया। इसमें एक और वजह यह भी है कि बांग्लादेश में डॉलर क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से रीपेमेंट का जो रिस्क था वो भी था, इसलिए पेमेंट रोक दी। दूसरी बात दोस्तों, एक जरूरी फैक्ट, विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2025 में ये साफ साफ है कि बांग्लादेश का जो कुल विदेशी कर्ज है वो $105 अरब का है, जिसमें भारत जो है वो नंबर 1 पर है। यही नहीं दोस्तों, दोनों ही देशों के बीच में कुल 15 से 16 अरब डॉलर का व्यापार होता है, बिजनेस होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जिसका 1/3 से ज्यादा हम देते हैं, यानी करीबन 12 से 13 अरब डॉलर का भारत एक्सपोर्ट करता है सामान। किसको? बांग्लादेश को। क्या? पेट्रोलियम, बिजली, कॉटन, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, अनाज यानी कि चावल, गेहूं, केमिकल्स, फार्मा, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भारत सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को। अब सोचिए जरा, क्या हो कि भारत ये सब कुछ रोक दे, जबकि बांग्लादेश की तरफ से भारत को जो भारत इंपोर्ट करता है बांग्लादेश से वो महज 2 से 3 अरब डॉलर का ही है। बांग्लादेश के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल दोनों देशों में तनातनी है, इसलिए काफी चीजों पर रोक लगा दी गई है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत ने जब हर जगह बांग्लादेश की इतनी मदद की है तो फिर आज बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इतनी तेजी से भड़क क्यों रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह तो शेख हसीना का देश और गद्दी छोड़ना और मोहम्मद यूनिस का अंतरिम सरकार का मुखिया बनना है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 2024 तक दोनों ही देशों में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस वहां आए हैं और शेख हसीना को यहाँ पर हमने जगह दी है, पनाह दी है, तब से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा प्रभावी हो गए हैं। इसे कभी कभी आप एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स के तौर पर भी देख पाएंगे, लेकिन आप देख पाएंगे कि सड़कों पर किस तरीके का रोष है। लोग अखबारों के दफ्तरों में जाकर आग लगा दे रहे हैं, कभी कभी मजहब के नाम पर किसी को जला दिया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और इसके साथ ही वहां के लोग अब ग्रेटर बांग्लादेश की बात करने लगे हैं। मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बांग्लादेश से मिलाने की बात करने लगे हैं। मतलब जिसने तुमको 1971 में आजादी दिलाई, पाकिस्तान के चुंगल से छुड़वाया, आज उन्हीं लोगों की बातों में आकर हम पर ही चढ़े जा रहे हो मियां।
हमारे ही राज्यों पर कब्जा करने की बात कर रहे हो। अरे ये सोचो कि 1971 में अगर हमने साथ नहीं दिया होता तो क्या आज तुम विश्व नक्शे पर मौजूद होते। खैर दोस्तों, इन सब चीजों के लिए ये लोग बकायदा फेक प्रोपोगेंडा भी चला रहे हैं। अरे भाई, तुम पहले अपने हालात देखो, हमारे हालात देखो, तुम अपनी जीडीपी देखो, हमारी जीडीपी देखो, तुम्हारे वहां के लोग किस तरीके से बार बार हर दिन देश छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं, ये देखो। उसमें से भारत भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और ये सब कुछ है जो बेमतलब की बातें हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों द्वारा की जा रही, किसी बच्चे द्वारा बोली जा रही बात नहीं है दोस्तों, बल्कि वहां पे जो मुखिया हैं यानी कि मोहम्मद यूनुस हैं, वो भी ऐसी ही कुछ बातें करते दिख रहे हैं। हमारे ही स्टेट्स को वो लैंडलॉक्ड बता रहे हैं, हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। आज की परिस्थिति तुमको चाइना के करीब जरूर ले जा सकती है, लेकिन ये मत भूलो कि पाकिस्तान से आजादी किसने दिलवाई थी। खैर, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, कहते हैं कि जन्मदाता कौन होता है, ये सब कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता, कैमरे पर शोभा नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यानी कि बड़ी समस्या मैंने आपको बोला, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, इस मैटर को समझना बेहद जरूरी है। अगर भारत और बांग्लादेश चाहता तो ये मैटर बहुत पहले ही निपट चुका होता, क्योंकि 2011 में एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया गया था जिसमें बांग्लादेश को 37.5% और इंडिया को 42.5% ड्राई सीजन के पानी को देने का डील किया गया था, और बाकी जो बचता है वो सब इकोलॉजिकल फ्लो के लिए छोड़ने की बात भी की गई। लेकिन सहमति असहमति के बीच में ये मैटर सॉल्व नहीं हो पाया, और आज ये संकट भारत के सामने खड़ा हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश चीन को जगह देने की कोशिश कर रहा है इसी तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के जरिए। जो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, इसमें ना सिर्फ चीन को इनवाइट किया गया बल्कि चीन पैसा खूब दे रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जिसमें चीन का करीबन $550 मिलियन पैसा लगा है, यानी करीबन 4600 करोड़ रुपए चीन इस प्रोजेक्ट में लगा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा चीन पानी की तरह क्यों बहा रहा है, क्या उसे पानी में बेहद इंटरेस्ट है? दोस्तों, चीन को ना किसी पानी में और ना ही किसी प्रोजेक्ट में खास इंटरेस्ट है, बल्कि चीन को इंटरेस्ट है पोजीशन में, वो भी भारत के आसपास। चीन भारत के पास अपनी मौजूदगी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और इससे अच्छा ऑप्शन उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और भी कुछ फायदे हैं, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम बात भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, तो इसलिए ये बेहद क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, अब बहुत कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी जो बात मैंने स्टार्टिंग में आपसे की वो ये कि बांग्लादेश पर अगर आंच आता है तो भारत पर कितना और क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको भी पता है कि जब भी कोई देश अस्थिर होता है तो वहाँ के लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, और बांग्लादेश से भागने वाले लोगों के लिए सबसे इजी और सबसे सेफ ऑप्शन होगा भारत के नॉर्थ ईस्ट, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्यों में वो इजीली घुस जाएंगे। फिर वहाँ पर रिसोर्सेज पर काफ़ी प्रभाव पड़ने लगेगा। अगर मैं 2017 के एक आंकड़े को बताऊं, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा संसद में बात की गई थी कि 40,000 अवैध रोहिंग्या प्रवासी का अनुमान भारत में लगाया गया था, जिसमें से करीबन 13,000 लोग जो थे वो बांग्लादेश के कैंपों से भारत आए थे। आप समझिए, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, चाहे वो किसी भी देश के हों, तो सामाजिक तनाव बढ़ेगा, लिमिटेड रिसोर्स पर किस तरीके से मैनेज करना है वो चीज़ों की समस्या आएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो ये कि हिंसा बढ़ सकती है, बॉर्डर पर अस्थिरता भी बढ़ सकती है। तो मतलब साफ है दोस्तों कि ये जो वार्निंग है इसे सीरियसली लेना बेहद जरूरी है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी दोस्तों कि ये वीडियो बांग्लादेश के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारत के लिए सिर्फ एक चेतावनी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब पड़ोसी जलता है तो धुआं सीमा नहीं मानता है। दिस इज इंडियाज वार्निंग एंड दिस इज स्नेहा तिवारी साइनिंग ऑफ।